बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक खास खबर के साथ, जो आपको बता दें पश्चिम एशिया में हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। ऐसे में अभी आपको बता दें हॉर्मुज संकट टला भी नहीं था कि ईरान ने एक और रास्ते में अब कांटा बिछाने का काम शुरू कर दिया है। जी हां, मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच आपको बता दें ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद किया हुआ है। वही रास्ता जहां से दुनिया का करीब 20% तेल और बड़ी मात्रा में गैस गुजरती है। भारत समेत कई देशों की ऊर्जा जरूरतें इसी रास्ते पर लगातार निर्भर है। लेकिन अब आपको बता दें खबर है कि ईरान ने इस रास्ते पर सख्ती बढ़ा दी है, जिससे चिंता और भी ज्यादा बढ़ गई। इतना ही नहीं, आपको बता दें ईरान अब बाब अल मंदेब स्ट्रेट पर भी लगातार नजर रखे हुए है। यह भी एक बहुत अहम समुद्री रास्ता है जहां से तेल और व्यापार होता है। ईरान ने यह साफ कर दिया है कि अगर उस पर हमला हुआ या दबाव बढ़ाया गया तो वह इन रास्तों को बंद कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो आपको बता दें कई देशों में तेल की कमी और कीमतों में भारी बढ़ोतरी भी हो सकती है। यानी ये तनाव अब सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया के लिए चिंता का एक कारण बन सकता है। इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी आशुतोष शर्मा जुड़ गए हैं। आशुतोष जी, मिडिल ईस्ट में लगातार जो ये तनाव बढ़ रहा है, अब एक और स्ट्रेट ऑफ समझ लीजिए हॉर्मुज की तरह एक और रास्ता बंद करने के लिए लगातार ईरान तैयारियों में है। पहले से ही दुनिया को लगातार अब दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, अब एक और तैयारी जो ईरान के सामने आ गई है, ईरान ने रख दी है दुनिया के सामने, उस पर क्या कुछ नया अपडेट है आशुतोष जी? जी बिल्कुल स्नेहा, ईरान के जो कड़ा रुख है वो एक तरीके से वहां के प्रमुख जो समुद्री मार्ग हैं उन पर है, जहां से भारत समेत कई देशों के रास्ते गुजरते हैं। जैसे भारत में एलपीजी की समस्या और भी संकट है, किसी तरीके से क्रूड ऑयल का है। और हार्मुज के अलावा बब अल मंदेब के जो रास्ते हैं वो भी ईरान के एक तरीके से वहां पर नजरें टिकी हुई हैं। अगर ये मार्ग बंद होते हैं तो दुनिया भर में तेल की समस्या आ सकती है, जिससे भारत सहित कई देशों की अर्थव्यवस्था पर भी गहरा असर पड़ने की आशंका है। और किसी देश की तरफ से कोई प्रक्रिया सामने आई हो इस बड़े फैसले के बाद? जी बिल्कुल, भारत ने अपनी स्थिति को नजर में रखते हुए इस तरीके से ऊर्जा आपूर्ति और वहां की मौजूद नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च रखते हुए सर्वदलीय बैठक भी की थी। जी अशोक, लगातार सभी की नजरें अब इस बड़े फैसले पर टिकी हुई हैं, क्योंकि लगातार ये फैसले सामने आ रहे हैं। क्या कुछ नए नए फैसले हुए हैं सर्वदलीय बैठक में आशुतोष? कुछ अपडेट इस पे? जी बिल्कुल, वहाँ के जो नागरिक है, जो भारतीय नागरिक हैं, उनकी सुरक्षा के लिए भारत सरकार ने अहम कदम भी उठाए हैं और भारत की जो ऊर्जा आपूर्ति है उसके लिए नए कदम उठाए हैं और किसी तरीके से भारत से इस संकट से बाहर निकल सके, इस स्थिति पर भारत की नजर रही। जी बिल्कुल, तो आपका ये तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार अब सबकी नजरें इस मिडिल ईस्ट में लगातार जो तनाव बढ़ रहा है इस पर टिकी हुई है। क्या कुछ नया रुख आता है ईरान का, ये भी देखना दिलचस्प होगा। तो अब एक और स्ट्रेट बंद करने की तैयारियों में लगातार ईरान है, जिस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। देश की सुरक्षा, यात्रा और पर्यावरण को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने बता दें बड़े फैसले ले लिए हैं। केंद्रीय मंत्री आपको बता दें अश्विनी वैष्णव ने यह साफ तौर पर बताया कि कैबिनेट बैठक में 3 अहम योजनाओं को मंजूरी भी दे दी गई है। पहला फैसला है IVFRT 3.0 का। इस योजना पर आपको बता दें 5 साल में 1800 करोड़ रुपए खर्च होंगे। साथ ही इसका मकसद यह है कि इमिग्रेशन सिस्टम को पूरी तरह से डिजिटल और ज्यादा सुरक्षित बनाना। इससे एयरपोर्ट पर आपको बता दें जांच और तेज और ज्यादा आसान हो जाएगी। अगर दूसरी फैसले की बात करें तो दूसरा बड़ा फैसला उड़ान योजना का है। सरकार अब इसे और तेजी से आगे बढ़ाएगी। इसके तहत आपको बता दें देश में 100 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे, जिससे छोटे शहरों को भी हवाई सेवा मिलेगी। तीसरे फैसले की बात करें तो तीसरा फैसला है क्लाइमेट प्लान को लेकर। सरकार ने आपको बता दें 2031 से 2035 तक के लिए नया टारगेट अब तय कर दिया है, जिससे पर्यावरण को बचाने में मदद भी मिलेगी और दुनिया में भारत की छवि और भी ज्यादा मजबूत होगी। कुल मिलाकर इन तीनों फैसलों पर 30,640 करोड़ रुपए खर्च करे जा चुके हैं, जिसका फायदा अब सीधे आम लोगों को मिलेगा।
इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर का। ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव का असर अब भारत तक भी साफ देखने को मिल रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए आपको बता दें 25 मार्च को दिल्ली में एक अहम सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। इस बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की और आपको बता दें ये करीब 1 घंटे 42 मिनट तक ये बैठक चली है। बैठक में सरकार ने ये साफ तौर पर कह दिया है कि देश में हालात पूरी तरह कंट्रोल में है और लोगों को घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बता दें सरकार का यह साफ मकसद रहा था कि सभी दलों को मौजूदा स्थिति की सही जानकारी दी जाए और देश में एकजुटता का संदेश भी जाए। बता दें बैठक के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी अपनी बातें रखी। खासतौर पर आपको बता दें पाकिस्तान के रोल पर उन्होंने अपना कड़ा रुख दिखाया है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने यह साफ किया है कि भारत इस मामले में किसी भी तरह की गलत बात को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। कुल मिलाकर सरकार ने यह भरोसा दिला दिया है कि देश सुरक्षित है और हर स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। बता दें बैठक में पश्चिम एशिया तनाव पर भी लगातार चर्चाएं हुई। 1 घंटे 45 मिनट तक ये बैठक चली है। साथ ही में आपको बता दें एस जयशंकर ने भी अपना रुख साफ कर दिया है, खासतौर पर पाकिस्तान की स्थिति को लेकर। जहां तक पाकिस्तान की बात थी, लगातार वाद विवाद हो रहे थे, उसको लेकर भी अब जयशंकर ने ये साफ कर दिया है कि भारत किसी भी गलत तरह की बात को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत का रुख साफ होगा और मजबूत होगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली खबर का। पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। बता दें चुनाव आयोग की स्पेशल रिवीजन प्रक्रिया में बड़ी संख्या में आपको बता दें नाम हटाए गए हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक पहली सप्लीमेंट्री लिस्ट आपको बता दें करीब 13 लाख नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। इसके साथ ही अब तक कुल हटाए गए वोटरों की संख्या करीब आपको बता दें 70 लाख से ज्यादा पहुंच गई है। अधिकारियों के अनुसार करीब 60 लाख मामलों की जांच लगातार चल रही थी, जिनमें से 32 लाख मामलों पर फैसला भी हो चुका है। इनमें से लगभग आपको बता दें 40% नाम लिस्ट से हटा दिए गए हैं। अब भी करीब 28 लाख मामले बाकी हैं जिन पर फैसला होना अभी भी बाकी है। इनकी जांच के लिए राज्य में 700 से ज्यादा अधिकारी काम भी कर रहे हैं। इससे पहले आपको बता दें दिसंबर में भी बड़ी कार्रवाई हुई थी जब करीब 58 लाख नाम हटाए गए थे। इसके बाद राज्य में कुल वोटरों की संख्या घटकर करीब 7 करोड़ 8 लाख रह गई है। इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी आशुतोष शर्मा जुड़ गए हैं। आशुतोष जी, क्या कुछ खबर सामने आ रही है इसको लेकर? नाम लगातार हटाए गए हैं, 13 लाख नाम से ज्यादा बता दें अभी भी जानकारी जो सामने आई है 58 लाख नाम हटाए गए थे और अब भी यही प्रक्रिया चालू है। जिस तरीके से और इनका आंकड़ा है 76 लाख नाम हटाना, यह एक बहुत बड़ा आंकड़ा है जिस पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहले भी केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर हमलावर करती रही हैं और विपक्ष भी आरोप लगा रहा है कि किस तरीके से एक खास समुदाय को की वोट काटने की जो कोशिश की जा रही है। चुनाव आयोग का इस पर कहना है कि मृत्यु या फिर पलायन किए गए या फिर डुप्लीकेट नाम को हटाया गया है और जिस तरीके से उन्होंने दोहरे नाम या फिर मृत्यु या फिर उनके पते में जो बदलाव हुए हैं उनका आधार मानकर ये जो 13 लाख नाम हटाए गए हैं इन पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हमलावर कर रही है चुनाव आयोग पर और प्रधानमंत्री पर। और जिस तरीके से ये लग रहा है कि पश्चिम बंगाल की सियासत में एक नया मुद्दा जो उभर रहा है चुनाव के दौरान, वो ये 13 लाख नाम हटाए गए हैं, ये मुद्दा बन रहा है। जी, अभी भी आशुतोष 28 लाख मामले बाकी हैं। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति लगातार चल रही है, पर क्या सरकार की तरफ से भी, भाजपा की तरफ से भी कोई बड़ा बयान सामने आया है? जी बिल्कुल, 28 लाख मामलों पर फैसला आना अभी बाकी है, जिसके लिए 700 से अधिक अधिकारी तैनात किए हैं। दिसंबर की कार्रवाई और हालिया बदलावों में जो बदलाव हुए हैं उन पर मतदाताओं की संख्या घटकर लगभग 7.58 करोड़ के आसपास रह गई है। यह प्रक्रिया आगामी चुनावों में पहले से एक साफ सुथरी वोटर लिस्ट सुनिश्चित करने के लिए की जा रही है। जी, ताजा जानकारी के मुताबिक पहली सप्लीमेंट्री लिस्ट बता दें करीब 13 लाख नाम हटा दिए गए हैं और भी ज्यादा भी लिस्ट आनी बाकी है। आशुतोष जी बिल्कुल,
तीसरे लिस्ट आनी अभी बाकी है। और दूसरे, जिस तरीके से अब तक हटाए गए मतदाताओं का कुल आंकड़ा लगभग 76 लाख के करीब पहुंच चुका है। लगभग 60 लाख संदिग्ध मामलों में से 32 लाख का निपटारा हो चुका है, जिनमें से 40% नाम हटाए भी गए हैं। जी, नेता अपने आपस में राजनीति ये जो चलती रहती है, इस पर जनता जरूर पिसती है, तो जनता की तरफ से कुछ रुख आया हो, जनता का इस पर कोई रुख सामने आया हो जिसको लेकर जनता अपनी प्रतिक्रिया सामने रख रही हो? जी बिल्कुल, जनता एक तरीके से अपनी प्रतिक्रिया भी सामने रखेगी। कुछ चिंतित है और कुछ अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्साहित है कि पहली बार उनको ये लग रहा है कि हम अपने मताधिकार का अच्छा प्रयोग करेंगे और एक सशक्त सरकार बनाएंगे। और पिछले दिनों के दौरान हमने देखा कि हाईकोर्ट में भी ये मामला गया है कि किस तरीके से राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कोलकाता हाईकोर्ट में अपील भी की और उन्हें हर रोज सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी करने की इजाजत दी गई। लेकिन कोर्ट ने कहा है कि इस मामले की सुनवाई 27 मार्च के बाद होगी। अब देखना होगा 27 मार्च पर सबकी निगाहें टिकी हैं, जनता की भी, सियासतदानों की भी। जी आशुतोष, 32 लाख मामलों पर फैसला हो चुका है, और कितने मामले हैं जिन पर फैसला होना बाकी है, जो आप दर्शकों को बता सकें तो? जी बिल्कुल, अभी कई ऐसे चरण आएंगे जिनमें ये देखा जाएगा कि कितने कितने नाम हटाए गए हैं। लेकिन तकनीकी अड़चन भी है कि 29 लाख ऐसे मामले हटाए गए हैं जिनमें से सिर्फ 1/3 की पहली लिस्ट आ सके। वजह है न्यायिक अधिकारियों की साइन यानी डिजिटल हस्ताक्षर की पूरी प्रक्रिया अभी नहीं हो पाई है। बाकी धीरे धीरे नाम हटाए जाएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये तमाम जानकारी देने के लिए। तो अभी 28 लाख मामले अभी भी बाकी हैं। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली खबर का। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी का इलाज इस समय आपको बता दें सर गंगाराम अस्पताल में लगातार चल रहा है। उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें 24 मार्च की रात करीब 10:30 बजे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर अजय स्वरूप ने जानकारियां भी दी कि सोनिया गांधी को शरीर में हुए इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक दवाई दी जा रही है। डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी हालत पर नजर रखी हुई है। इस टीम में आपको बता दें डॉक्टर DS राणा, डॉक्टर S नंदी और डॉक्टर अरूप बसु भी शामिल हैं। डॉक्टरों के मुताबिक आपको बता दें इलाज का असर भी धीरे धीरे दिख रहा है। शुरुआत में पेट और यूरिन से जुड़ी दिक्कतों की जांच के लिए कई टेस्ट भी किए गए थे। एहतियात के तौर पर उन्हें दवाई दी गई है और अब उनकी रिपोर्ट के आधार पर आगे का इलाज भी तय किया जाएगा। फिलहाल आपको बता दें उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है और डॉक्टर पूरी तरह निगरानी में उनको रखे हुए हैं। इसके साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली खबर का। बंगाल की सियासत में अब मुकाबला सिर्फ पार्टियों का नहीं बल्कि वोट बैंक की पकड़ का भी बन चुका है। ममता बनर्जी का मजबूत किला अब नई चुनौतियों के सामने है। असदुद्दीन ओवैसी और आपको बता दें हुमायूं कबीर, दो भाईजान की जोड़ी उसी जमीन पर दावा ठोक रही है। अब देखना यह है कि यह लड़ाई सियासी रणनीति की होगी या भावनाओं की राजनीति की। देखिए ये खास रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल, जहां करीब 27 से 30% मुस्लिम वोटर हैं। ये हर चुनाव में सत्ता की चाबी माने जाते हैं। अब तक ये वोट बैंक लार्जली दीदी के साथ रहा है, लेकिन बदलते सियासी समीकरणों ने इसे मजबूत पकड़ को एक चुनौती देनी शुरू कर दी। बंगाल का गेम चेंजर वोट बैंक, 27 से 30% मुस्लिम वोटर तय करते हैं जीत हार। दीदी का अब तक मजबूत सपोर्ट बेस, पहली बार दिख रही सेंध की आहट। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी बंगाल में अपनी सियासत जमीन को तलाश रहे हैं। विधानसभा चुनाव से लेकर लोकल बॉडी तक AIMIM की मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश जारी है। वही हुमायूं कबीर, जो खुद को एक मजबूत मुस्लिम चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ग्राउंड पर एक्टिव कैंपेनिंग में वो जुटे हुए। सूत्रों के मुताबिक दोनों के बीच इशू बेस्ड अंडरस्टैंडिंग और वोटर तक पहुंच बनाने की रणनीति पर अब काम किया जा रहा है। दो भाईजान का नया समीकरण, ओवैसी का बंगाल में लगातार विस्तार, कबीर की ग्राउंड लेवल एक्टिविटी तेज, वोट बैंक में सेंध की रणनीति तैयार। कि असेंबली के इंतखाबात होने जा रहे हैं और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने यह फैसला लिया है कि मगरबी बंगाल में
हुमायूं कबीर साहब की जो पार्टी है उनके साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक अलायंस करेगी और मजलिस के उम्मीदवार उस अलायंस का हिस्सा बनकर हम मगरबी बंगाल के इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। हमारी कोशिश यही है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दोनों का आरोप দুর্গা বাসন্তী পুজো যেটা হয়, কালকে অন্নপূর্ণা পুজো হবে, পরশুদিন রামনবমী হবে, সব বেরিয়ে পড়বে। আমরাও করি রামনবমীর মিছিল। রাম তোমাদের কেনা নয়, রামরাজ্য মানে ভালো রাজ্য। ममता बनर्जी अब बंगाल की सांस्कृतिक पहचान को भी अपने नैरेटिव का हिस्सा बना रही हैं। दुर्गा का जिक्र, दुर्गा पूजा में सक्रिय भागीदारी और खुद को बंगाल की बेटी के तौर पर पेश करना, ये साफ इशारा है कि दीदी अब हर वोट बैंक को साधने की कोशिश में जुटी हुई है। तो अब मुकाबला दिलचस्प हो चुका है। अगर मुस्लिम वोट बैंक में बंटवारा होता है तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा, यानी कि दो भाईजान का दाव सीधे दीदी ही नहीं पूरे चुनावी गणित को प्रभावित